गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम जो कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस है आपकी जो बुक, उसमें चैप्टर कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कर चुके थे। ठीक है, फर्स्टली हमने प्रमोटर क्या है, उसके फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में प्रमोटर की क्या भूमिका होती है, यानी जो फर्स्ट स्टेप था इसका प्रमोशन का, वो हम कर चुके थे। ठीक है, फिर सेकंड था इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी का समामेलन हम कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने पढ़ी है, डीपली पढ़ा है हमने कि हम कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जो हमारी कंपनी है इसको हम कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन की जो प्रोसेस है, समामेलन की प्रक्रिया कैसी होती है, एक एक चरण हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, फिर लास्ट में जब CRC के द्वारा, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो CRC है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर है, जो कि केंद्र कहाँ है, जिसका दिल्ली में है, 26 जनवरी 2016 से जिसने अपना काम यानी सेवाएं देनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो अब जो भी कोई कंपनी अपना फॉर्म करना चाहता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो कंपनी बनाना चाहता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी बनाए, पब्लिक कंपनी बनाए या 1 पर्सन कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहे बनाए, तो उसको CRC का जो रजिस्ट्रार है, उस रजिस्ट्रार के पास अपनी जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, तो जीके पॉइंट के आपकी जीके की तौर पर ये बात है कि जब कंपनी का हम समामेलन कराते हैं तो अब किसके पास भेजना पड़ेगा, MCA क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो जो CRC है वो ही सारी प्रक्रिया को करवाता है, उसी जो CRC का जो रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, CRC का जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, और जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन की जो सर्टिफिकेट होता है वो कौन से उसमें आपके आर्टिकल्स में गिवन है। ठीक है, तो जो परफॉर्मा होता है वो INC 11 में जो परफॉर्मा होता है, सर्टिफिकेट ऑफ जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी, यानी कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र, वो कौन से फॉर्म संख्या में होता है, INC 11। ठीक है, और ये परफॉर्मा कंप्लीट आपके बुक में भी गिवन है। ओके, आप अपनी उस बुक में देख सकते हैं, परफॉर्मा कंप्लीटली गिवन है, फॉर्म नंबर एक बार उस परफॉर्मे को भी आपको देखना है कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है वो कैसा होता है। तो ठीक है, आप उसको एक बार अपनी बुक में ज़रूर देखना। ठीक है, तो उसमें परफॉर्मा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, फॉर्म नंबर लिखा होता है INC 11, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी किस किस का नाम होता है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो ये एक परफॉर्मा होता है इसमें। ठीक है, जिसमें नेम ऑफ कंपनी होता है। ठीक है, किस डे को, यानी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हो रही है उस कंपनी का नाम किस डे को, किस मंथ को, ठीक है, और किस ईयर में, ठीक है, वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, जिसका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, या उसमें लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड लाइफ कंपनी है, कंपनी का टाइप क्या है वो दिखाया जाता है। ठीक है, फिर जो कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो लिखा जाता है। ठीक है, कंपनी का जो पैन नंबर होता है या परमानेंट अकाउंट नंबर, वो कंपनी का वो लिखा जाता है। ठीक है, और कंपनी का जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उसका लिखा जाता है। ठीक है, अंडर एनी हैंड नेम ऑफ द सिटी वेयर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिस इज लोकेटेड। ठीक है, यानी जो कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस है वो किस शहर में है, ठीक है, किस डेट को मतलब वो एस्टेब्लिश हुआ था और किस मंथ में हुआ था, ये सारी डिटेल होगी। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास उसमें कम्प्लीटली दे रखा है। तो देखिए, जो परफॉर्मा होता है सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी का, तो उसमें फर्स्टली मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का वो नाम मेंशन होता है, CRC का नाम मेंशन होता है, फिर कंपनी का स्टार्टिंग में
उसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कि कंपनी का नेम क्या है, किस टाइप की कंपनी है और उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किस समय हुआ है, इसका डेट, मंथ, ईयर उसके बारे में होगा। आफ्टर दैट उसके बाद कि अब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस किस सिटी में है, एस्टेब्लिश कब हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो आप एक बार उसके जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है अपनी बुक में आप उसको एक बार देखना कि कैसे कोई सर्टिफिकेट बनता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाती है, ठीक है। अब हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समामेलन हम कैसे कर सकते हैं ये पढ़ा था, ठीक है। अब उसके हम इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यानी समामेलन के, जब कंपनी समामेलित हो जाती है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो समामेलन, कंपनी के समामेलन के प्रभाव, कंपनी के समामेलन का प्रभाव, कि क्या प्रभाव होते हैं जब कंपनी समामेलित हो जाती है। कंपनी समामेलित मतलब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, कंपनी का अस्तित्व बन गया है, एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो गई है कंपनी की इसके मेंबर से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। तो क्या होते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के समामेलन के प्रभाव में, तो सबसे पहले है निगमीय व्यक्तित्व या निगम निकाय का जन्म, ठीक है, या एमर्जेंस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एमर्जेंस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ठीक है, यानी निगम निकाय का जन्म, ठीक है, या निगमीय व्यक्तित्व का जन्म, निगमीय व्यक्तित्व का जन्म, ठीक है। देखिए A new corporate personality or body corporate emerges from the date of incorporation of company. Incorporation of company में, ठीक है, यानी जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में यानी समामेलन की तिथि में जो डेट होती है उस डेट से कंपनी क्या है, एक निगमीय व्यक्तित्व का जन्म हो जाता है, एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का जन्म तभी से हो जाता है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में माना किसी कंपनी का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसमें उसकी डेट लिखी गई है 1 जनवरी 2019, तो 1 जनवरी 2019 से मान लीजिए कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मिला है, तो 1 जनवरी 2019 की डेट लिखी हुई है इसमें कि इस समय उसका इस दिन उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो इस दिन से ही कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के रूप में इसका जन्म हो गया है, कंपनी का अस्तित्व आ गया है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, पृथक अस्तित्व का है इसमें, ठीक है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, इसका एक पृथक अस्तित्व होगा, वैधानिक अस्तित्व होगा इसके सदस्यों से, ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है, तो वो अधिकार सारे जो भी एक कंपनी को होते हैं वो अब इस कंपनी को मिलने लग जाएंगे, ठीक है। आफ्टर इट्स जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी जो हमारे इनकॉर्पोरेशन समामेलन का जो प्रमाण पत्र मिलने के बाद वो क्या बन जाएगी, कंपनी फॉर्म हो जाएगी और जो कंपनी को अधिकार होते हैं वो ही इसको अधिकार सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो एक निगमीय व्यक्ति बन जाएगी, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडी बन जाएगी, ठीक है, और जिसके जो मेंबर हैं इसका अस्तित्व है इसके सदस्यों से भिन्न होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, सारे अधिकार उसको मिल जाएंगे, ठीक है। Under the law, an incorporated company is a distinct legal entity even when almost all the shares are held by one person, कि चाहे इस कंपनी के सारे शेयर्स
एक आदमी के पास भी हो फिर भी कंपनी की क्या रहेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से बता ही चुकी हूँ कि जो पृथक अस्तित्व का सिद्धांत है वो मैं आपको अच्छे से पहले ही बता चुकी हूँ। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक हमने अच्छे से की है, ठीक है। तो कंपनी एक कॉर्पोरेट बॉडी बन जाती है। कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं इनका अस्तित्व अलग होता है, कंपनी के सदस्यों से अलग होता है। चाहे कंपनी के सारे शेयर, कंपनी के सारे अंश एक व्यक्ति के पास ही क्यों ना हो, फिर भी जो कंपनी है वो क्या है, जो इसके मेंबर हैं उनसे पृथक अस्तित्व का सिद्धांत होता है। पृथक अस्तित्व होता है कंपनी के मेंबर्स का कंपनी के साथ में। ओके, कंपनी के जो स्वतंत्र पृथक अस्तित्व का सिद्धांत तब भी बना रहता है चाहे उसकी सारी अंश पूंजी केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के द्वारा न क्यों लगाई गई हो या उसके सभी अंश राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा धारित कर रखे हो, तब भी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। चाहे एक पर्सन ने ही सारे शेयर खरीद रखे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अंश खरीद रखे हो, ठीक है, या जो एक राष्ट्रपति ने भी अगर अंश खरीद रखे हैं, देश के राष्ट्रपति ने भी अगर, प्रेसिडेंट ने भी अंश खरीद रखे हैं, उस समय भी कंपनी और उसके मेंबर्स का अलग ही अस्तित्व होगा, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। तो जो एमरजेंस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, निगम्य व्यक्तित्व का जन्म होता है, इसके जो निगम्य व्यक्तित्व के जन्म से एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट कैसे कि वो अब कंपनी का फॉर्म बन गया है, ठीक है, और इसके जो मेंबर्स हैं उनकी जो उसके सदस्य हैं उससे पृथक वैधानिक अस्तित्व हो जाता है, चाहे इस कंपनी के शेयर राष्ट्रपति नहीं क्यों ना खरीद रखे हैं, तो भी राष्ट्रपति और कंपनी का अस्तित्व अलग होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हुआ क्लियर कि एमरजेंस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। सेकंड है डिफाइनेट नेम, यानी निर्धारित नाम। इनकॉर्पोरेशन से क्या होता है, कंपनी को नाम मिल जाता है। बिफोर इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या कंपनी को हम नाम से बुला सकते थे, कंपनी का तो अस्तित्व भी नहीं आया था। कंपनी का अस्तित्व तो क्या हुआ आफ्टर जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसी से तो आया है। तो अब कंपनी का क्या होगा, एक नाम निर्धारित हो जाता है, ठीक है, एक नाम से बुलाने लग जाते हैं। From the date of incorporation mentioned in the certificate of incorporation, it shall be known by the name contained in the memorandum, ठीक है। यानी जो कंपनी के समामेलन, कंपनी का समामेलन हो जाने के बाद कंपनी के पार्षद सीमा नियम में जो नाम कंपनी का मेंशन होता है, जिसमें हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो नाम निर्धारित कर रखा है, उस नाम से हम कंपनी को बुलाने लग जाते हैं। जैसे ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, राम प्राइवेट लिमिटेड, या राम लिमिटेड भी बोल सकते हैं पब्लिक कंपनी की दिशा में, राम ओपीसी कंपनी, ठीक है। तो क्या है, जो निर्धारित नाम किसमें दे रखा है, एमओए में जो हमने डिस्क्राइब कर रखा था ना, वो नाम से अब हम कंपनी को बुलाने लगेंगे, ठीक है। एक नाम हो जाएगा कंपनी का। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, इससे बेनिफिट मिलता है। अब कंपनी का नाम हो गया, एक निश्चित नाम हो गया है। फिर है कैपेसिटी टू एक्सरसाइज ऑल फंक्शंस। थर्ड पॉइंट है कैपेसिटी टू एक्सरसाइज, कैपेसिटी टू एक्सरसाइज ऑल फंक्शंस। ठीक है, यानी सभी कार्य करने का क्षमता, ठीक है, सभी कार्य करने की क्षमता, सभी कार्य करने की क्षमता। आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को सभी काम करने की क्या है, क्षमता मिल जाती है। कंपनी
सारे काम करने लग जाती है। जो भी कंपनी को काम करने होते हैं वो सभी काम कंपनी करना शुरू कर देती है। ठीक है, कि प्रत्येक कंपनी अपनी समामेलन की तिथि से वे सभी कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है जो एक समामेलित कंपनी कर सकती है। ठीक है, यानी सभी कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू एक्सरसाइज ऑल फंक्शंस, यानी कंपनी का जो हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं उसके इनकॉर्पोरेशन करने से पहले जो काम कंपनी नहीं कर सकती थी, बट जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मिल जाता है, यानी कंपनी के समामेलन का जो प्रमाण पत्र मिल जाता है, वो प्रमाण पत्र मिलने पर अब एक कंपनी जो एक लीगली कंपनी काम कर सकती है ना, वो ही सारे काम करनी शुरू कर सकती है। ठीक है, कैसे? जो उसके MOA, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम में जो काम दिए गए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम में जो काम दिए गए हैं। ठीक है, जो सीमा दी गई है उस सीमा के अंदर अंदर कंपनी क्या है, कार्य कर सकती है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अनुबंध कर सकती है थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, और जो इनकी सीमा है, इनकी जो लिमिट है, उस लिमिट के अंदर अंदर काम कर सकती है। ठीक है, तो जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो कंपनी सभी कार्य करने की उनको क्षमता मिल जाती है। जैसे जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ था तो उससे पहले जो भी काम प्रमोटर के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे थे, प्रवर्तक के द्वारा निभाए जा रहे थे, करे जा रहे थे काम, तो उनका क्या था, एक लीगली एग्जिस्टेंस नहीं थी। उसके लिए प्रमोटर क्या कर रहे थे, प्रमोटर क्या दावा प्रस्तुत कर सकते थे कि हाँ मैंने ये काम किया है? नहीं, उनकी वो कोई काम जो उनके द्वारा किए गए थे वो कोई वैधानिक कार्य नहीं थे। ठीक है, लीगली काम उन्होंने नहीं किए थे। पर जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर ले जाते हैं उसके लिए कंपनी और इसके मेंबर्स बाउंड होते हैं, कंपनी बाउंड होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के बाद जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो लायबिलिटी उत्पन्न होती है, दायित्व उत्पन्न होते हैं, तो वो दायित्व को भरने के लिए कंपनी क्या होगी, लायबल होगी। ठीक है, तो कैपेसिटी टू एक्सरसाइज ऑल फंक्शंस, सभी कार्य करने की क्षमता, ये आपका क्या है, थर्ड क्या है, पॉइंट है। नेक्स्ट है इसमें परपेचुअल सक्सेशन। फोर्थ पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, यानी अविच्छिन्न उत्तराधिकार। देखिए, अब कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार मिलेंगे। अविच्छिन्न उत्तराधिकार कैसा कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को परपेचुअल सक्सेशन होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार मिलता है कि कंपनी के उत्तराधिकारी नहीं मरते हैं। ठीक है, यानी कंपनी के जो क्या है लंबे समय तक चलेगी, कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होती है वो क्या होती है, लंबे समय तक रहती है। चाहे इसके उत्तराधिकारी आते जाते रहते हैं पर कंपनी का अस्तित्व सदा बना रहता है। ठीक है, तो ये जो परपेचुअल सक्सेशन का है, हम कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं उसमें अच्छे से समझा है कि कंपनी का अस्तित्व बना रहता है, कंपनी के मेंबर आते जाते रहते हैं, बट कंपनी क्या है, कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, चाहे इसके मेंबर आते जाते रहे पर कंपनी सदैव चलती रहती है। ठीक है, तो कंपनी का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है, उत्तराधिकारी आते रहते हैं, उत्तराधिकारी बदलते रहते हैं, कंपनी का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है, लंबे समय तक चलती है, लॉन्ग एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, तो 4 पॉइंट आपके हो गए हैं कि ये सभी जो विशेषताएं हैं ये जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो लाइकवाइज जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ही इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अगर क्वेश्चंस में ये आ जाए कि इफ़ेक्ट्स बताइए आप कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे,
तो जो हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ना बच्चों, तो वो ही इफेक्ट्स होंगे। अब कंपनी एक लीगली फॉर्म में उसकी लीगली एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। तो जब उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाना मतलब कंपनी फॉर्म में आ गई है वो, ठीक है, अब कंपनी बन गई है। तो जो हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी वो ही इसमें है। कुछ मैं आपको करा भी देती हूँ, ठीक है, मेन जो है इंपॉर्टेंट दोबारा से हो जाएगा आपका, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। फिफ्थ है सार मुद्रा यानी कॉमन सील। फिफ्थ है कॉमन सील, जिसको सार मुद्रा भी बोलते हैं। अब कंपनी फॉर्म हो गई है, इनकॉर्पोरेटेड हो गई है, तो कंपनी एक सार मुद्रा, कंपनी की सार मुद्रा भी होगी। सार मुद्रा यानी कॉमन सील क्या होती है, जिस पर कंपनी का नाम है वो डिफाइन होता है, ठीक है। और जो कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है थर्ड पार्टी के साथ, इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं उस पर साइन के तौर पे, ठीक है, ये ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। कॉमन सील क्या होती है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, ओके, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। सीधा याद रखना कि कॉमन सील क्या होती है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। कंपनी का क्या होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी खुद सिग्नेचर नहीं कर सकती है, तो कंपनी के सिग्नेचर के रूप में ये कॉमन सील का यानी सार मुद्रा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कंपनी अब इनकॉर्पोरेटेड हो गई तो कंपनी की क्या होगी, एक सार मुद्रा रख सकती है कंपनी। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन तभी तो रख सकती है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन थोड़ी रख सकती है, क्योंकि उसका अस्तित्व तो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ही तो आया है। फिर है 6 पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी यानी असीमित, सॉरी सीमित दायित्व, सीमित दायित्व। कंपनी का दायित्व जो इसके मेंबर्स हैं इनका दायित्व क्या है, सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड बाय शेयर हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी भारत में नहीं फॉर्म की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो कंपनी इंडिया में फॉर्म नहीं होती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी सीमित दायित्व, जो दायित्व है लायबिलिटी है वो लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है, ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, एंड लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए लिमिटेड बाय शेयर को अंशों द्वारा सीमित कंपनी भी बोल सकते हैं, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो लायबिलिटी होती है हमारी, अगर अंशों द्वारा लिमिटेड लायबिलिटी होगी तो जितने इनके मेंबर्स ने अंश ले रखे हैं ना, उनके अंश के फेस वैल्यू को पेड करने का ही, यानी जो उस पे अंशों के अंकित मूल्य को ही पेड करने का ही उनका हक होता है। मान लीजिए कि जैसे एक कंपनी के शेयर होल्डर ने 1000 शेयर ले रखे हैं और 10 के हिसाब से, तो 10,000 रुपये ही उसको पेड करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा वो कंपनी को नहीं देगा, ना कंपनी मांग सकती है। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है, शेयर होल्डर गारंटी देते हैं कि कंपनी के वाइंडिंग अप में हम आपको 10,000 रुपये गारंटी देने का वादा करते हैं। तो 10,000 रुपये जो कंपनी का समापन होता है, वाइंडिंग अप होता है, तो उस दौरान गारंटी जो जिस शेयर होल्डर ने गारंटी दी थी वो 10,000 रुपये दे देगा, ठीक है। तो इससे अगर उसने 10,000 रुपये की गारंटी दी है तो 10,000 से ज़्यादा कंपनी नहीं मांग सकती, ठीक है, चाहे कंपनी के दायित्व कितने ही हो। कंपनी के दायित्व अगर ज़्यादा हैं तो वो सिर्फ 10,000 रुपये देगा, उसको उससे मतलब नहीं कि कंपनी के दायित्व कम है या ज़्यादा है, उसने तो गारंटी 10,000 रुपये की दी थी तो वो तो 10,000 रुपये ही देगा, ठीक है। तो जो कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है, यानी जो कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। जब कंपनी को लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके मेंबर चुकाएंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो इसके सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी ये। अब नेक्स्ट है इसमें सेपरेट प्रॉपर्टी, 7 पॉइंट है हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी,
ठीक है, यानी जो पृथक जो आपका क्या है, सेपरेट प्रॉपर्टी, पृथक संपत्ति, प्रॉपर्टी को बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। जो कंपनी है उसकी, इसके मेंबर से क्या है, डिस्टिंक्ट एंटिटी है, यानी कंपनी का जो अस्तित्व है इसके सदस्यों से अलग है। तो जो कंपनी के, जो उसके सदस्यों की प्रॉपर्टी है, उनकी पर्सनल असेट है, उसको कंपनी अपना नहीं मान सकती, ठीक है। पृथक वैधानिक अस्तित्व क्या कहता है कि जो कंपनी है वो कंपनी अपने मेंबर की जो असेट है, संपत्ति है, उसको अपना नहीं मान सकती, और ना ही कंपनी के मेंबर कंपनी के असेट को अपना बता सकते हैं। तो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, पृथक संपत्ति होती है कंपनी और कंपनी के मेंबर्स की, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो क्या है, समय समय पर उनको डिविडेंड मिलता रहता है, ठीक है। और जब हम कंपनी का वाइंडिंग अप करते हैं उस समय जो कंपनी की लायबिलिटी पे करने के बाद, लोन देने के बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, पृथक संपत्ति होती है कंपनी और कंपनी के सदस्यों की। कंपनी के सदस्य कौन होते हैं, अंशधारक, शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है लाभांश के रूप में, ठीक है। और जब कंपनी का हम वाइंडिंग अप कर देते हैं तो सारे जो लायबिलिटी है उनको पे ऑफ करने के बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो कंपनी के जो क्या है, एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, पृथक संपत्ति होती है। नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैन शू एंड बी शू। कैन शू एंड कैन एंड बी शू, ठीक है। कैन शू मतलब दावा कर सकती है, केस दायर कर सकती है, और उसके ऊपर भी केस दायर किया जा सकता है, ठीक है। यानी वाद योग्यता, क्या है, वाद योग्यता, कि वो दूसरों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, दूसरों को शू कर सकती है। मतलब शू का मतलब यह है कि कोर्ट में केस दायर कर सकती है सीधे सैंपल कि, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ कंपनी ने किया है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाता है, यानी उस जो अनुबंध थर्ड पार्टी तीसरे पक्षकार के साथ जो अनुबंध किया जाता है वो अनुबंध पूरा नहीं हो, तो उस सिचुएशन में जो कंपनी है वो उस पर्सन के, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में केस दायर कर सकती है। तो ये योग्यता उनको मिलती है। एंड बी शू, अगर कंपनी कोई अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रही है, कंपनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो कंपनी के ऊपर भी केस दायर किया जा सकता है, ठीक है। तो वाद योग्यता होती है कि उस पर भी किया जा सकता है केस कंपनी के ऊपर, और कंपनी भी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस दायर कर सकती है। कब दायर करेगी, वो लीगली होना चाहिए जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या कोई और सिचुएशन में, ये जो कंपनी अपने दायित्व जो लायबिलिटी है उसको पे ऑफ नहीं कर रही है, उनको चुका नहीं रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी वो क्या है, केस दायर कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें validity of incorporation cannot be questioned, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 9th क्वेश्चन, पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाइन पॉइंट है, वैलिडिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वैलिडिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैनॉट बी क्वेश्चन, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैनॉट बी क्वेश्चन,
ठीक है, समामेलन की त्रुटियों पर पर्दा, ठीक है, समामेलन की त्रुटियों पर पर्दा। देखिए कि जब कंपनी का समामेलन इनकॉर्पोरेशन का प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाणित करता है कि कंपनी जब फॉर्म हुई थी तो उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटी थी, वैधानिक औपचारिकता है, उसको कंपनी ने पूरा कर दिया है, ठीक है। अतः समामेलन होने के बाद उन सभी त्रुटियों या कमियों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती जो समामेलन की प्रक्रिया में रह गई थी, ठीक है। ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू बाय द रजिस्ट्रार टू अ कंपनी इज ए कंक्लूसिव एविडेंस एज टू कंप्लायंस ऑफ ऑल लीगल फॉर्मेलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। यानी ये बोला गया है कि जब कंपनी के जो समामेलन हो गया है तो इससे ये बात यानी ये निकल के आता है कि कंपनी ने अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लिया है, तभी तो उसको जो सर्टिफिकेट है वो इनकॉर्पोरेशन का मिला है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट मिला है इनकॉर्पोरेशन का तभी तो मिला है कि कंपनी ने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब ये बात आए कि कंपनी कोई जो इनकॉर्पोरेशन से संबंधित कोई भी कंपनी में फॉर्मेलिटी रह गई है तो उस पर क्वेश्चंस नहीं होता, ठीक है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्वेश्चंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब कंपनी को सर्टिफिकेट मिल ही गया है ना, तो अगर कोई कंपनी की त्रुटि रह भी गई होगी तो उसको अब नहीं माना जाएगा, ठीक है। नहीं तो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार में अगर उसमें कोई त्रुटि रह रही होती, कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी रह रही होती तो उसके बारे में बताया जाता। तो जो इनकॉर्पोरेशन है ना, उसकी जो सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का, उसकी वैलिडिटी पर, उसकी वैधता पर कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकता, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। आपको सर्टिफिकेट मिल गया है तो इसका मीन्स है आपने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया है, कोई भी इस चीज़ पर प्रश्न नहीं कर सकता है, क्वेश्चन नहीं उठता है। अगर आपको सर्टिफिकेट ना मिले ना, तब आपकी कंपनी के अस्तित्व पर खतरा है, ठीक है। अगर आपको एक बार सर्टिफिकेट मिल गया ना, तो आप अपनी कंपनी का जो आप बिजनेस चलाना चाहते हैं वो अपना शुरू कर सकते हैं। आपको मतलब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, कि आपने क्या है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, आपको लीगली हक मिल गया है कंपनी फॉर्म करने का। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्या इफेक्ट मिलता है कि जो कंपनी की वैलिडिटी है उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, और ये इफेक्ट होता है जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, ठीक है, उसके अस्तित्व पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें फिर है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी कैंसल, ठीक है, यानी अब उसको कोई कैंसिल भी नहीं कर सकता। 10 पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ incorporation cannot be cancelled, cannot be cancelled, ठीक है, यानी समामेलन का प्रमाण पत्र निरस्त नहीं, ठीक है, समामेलन निरस्त नहीं, समामेलन निरस्त नहीं। देखिए जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिला है ना, तो उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। अगर एक बार ये किसी कंपनी के लिए जारी कर दिया तो इसको हम निरस्त कैंसिल नहीं कर सकते। अगर हमें कंपनी बंद करनी है तो हमें कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, कंपनी का समापन ही करना पड़ेगा, वाइंडिंग अप ही करना पड़ेगा, यानी कंपनी का समापन ही करना पड़ेगा, ठीक है। इस कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन जो एक बार जारी कर दिया उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपने कंपनी को एक बार प्रमाण पत्र जारी कर दिया समामेलन का, तो उस समामेलन के प्रमाण पत्र को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, निरस्त नहीं कर सकते हैं। हमें इस सिचुएशन में कंपनी का वाइंडिंग अप ही कर सकते हैं, यानी हमें कंपनी का समापन ही करना पड़ेगा।
कंपनी की सारी लायबिलिटी लिक्विडेटर, और हम समापन कैसे कर सकते हैं कि लिक्विडेटर यानी समापक को बुलाएंगे, वो कंपनी की सारी एसेस्ट लायबिलिटीज़ देखेगा, लायबिलिटीज़ को चुकाएगा, एसेस्ट बच रही है उनसे चुकाएगा, ठीक है, या जिसने भी गारंटी दे रखी है लिमिटेड बाय शेयर है उनके द्वारा चुकाएगा, सारे लोन दिए जाएंगे, ठीक है, और फिर जो कुछ बचेगा वो शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा, ठीक है। बट ये नहीं कर सकते कि जो हमने इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आपको जारी किया था उसको कैंसिल कर दे तो कंपनी जैसे कंपनी जो बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कंपनी को वाइंडिंग अप यानी समापन ही करना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ना हम कैंसिल कर सकते हैं, ना इसकी वैलिडिटी पर, वैधता पर कोई क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो ये थे आज हमारा कंप्लीट हो गया है इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की जो हम कंपनी का समामेलन करते हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बच्चों आज आपका इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में पढ़ेंगे।